नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नई संसद, नई सरकार और नया किस्म का विलाप है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है। हालांकि वह एक भी उदाहरण नहीं दे पाए। शायद उनकी डिक्शनरी में विरोध करना इज इक्वल टू गाली देना बन गया है। प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। और आज हम बस चर्चा करेंगे विपक्ष के कुछ नेताओं के भाषणों की। क्या इन भाषणों में आपको कहीं से गाली गलौज नजर आ रही है या सत्ता का एक सही क्रिटिक पेश कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के सांसद हो अभिषेक बनर्जी या फिर समाजवादी पार्टी की इकरा हसन या फिर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र या केसी वेणुगोपाल या फिर चन्नी। इस तरह के अनगिनत मामले हमारे सामने हैं जिन लोगों ने बजट सत्र के दौरान एक ऐसी लकीर खींचने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझ आ सके, उनकी सरकार को समझ आ सके कि दरअसल एक मजबूत विपक्ष में लोकतंत्र के सवाल क्या होते हैं। दिक्कत यह हो गई है कि 2014 के बाद से लेकर अभी तक संसद के भीतर और संसद के बाहर इस तरह की आवाजें, इस तरह के सवाल सुनने की आदत नहीं रही है। रियल प्रॉब्लम लाइज हियर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय राउत ने जो मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया वह सीधे दिल पर लग गया? क्योंकि बात तो बड़ी पते की कही है संजय राउत ने। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है। कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। अब आइए सुनते हैं पहली बार सांसद बनी इकरा हसन से। यूपी, कैराना, वही इलाका जहां सांप्रदायिक हिंसा बहुत चरम पर पहुंचाई गई थी। और देखिए, अपने पहले भाषण में संसद के भीतर दिया गया उनका पहला भाषण है, उसमें अगर वह रेल मंत्री से यह मांग कर रही हैं कि उनके इलाके से शामली से लेकर वैष्णो देवी, शामली से लेकर प्रयागराज तक ट्रेन चलाई जाए, तो इसमें सत्ता पक्ष को और मोदी जी को क्या परेशानी हो रही है? समझ से परे है ये बात। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अब आइए देखिए, जिस भाषण पर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई और शायद उसे वाकई महसूस होने लगा कि मौसम बिगड़ गया है, सीट बेल्ट बांधने का टाइम आ गया है, वह टीएमसी के अभिषेक बनर्जी का भाषण है जो उन्होंने बजट पर बहस के दौरान दिया। लेकिन यह सवाल मिस्टर मोदी विपक्ष नहीं पूछेगा तो क्या आपके चीयर लीडर्स पूछेंगे सदन के भीतर? और जो सवाल अभिषेक बनर्जी उठा रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन यही सवाल उठा रहा है कि आपको पूरा भारत क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आप जिन दो बैसाखियों पर टिके हुए हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश, सिर्फ उनके लिए आपका बजट यह खजाना लुटाता क्यों है? Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर। और उत्तर प्रदेश से चुनकर आए धर्मेंद्र यादव, उनको तो पूछने का हक ही बनता है ना कि आखिर इस पूरे बजट में उत्तर प्रदेश और अयोध्या का नाम क्यों मिसिंग है? अगर वह यह नहीं सवाल उठाते तो लगता कि वे अयोध्या को भूल गए हैं और लिहाजा बहुत दो टूक शब्दों में उन्होंने इस बजट को गरीब विरोधी, जनता विरोधी, छात्र विरोधी
और देश विरोधी बताया। और जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं वह सीधे कनेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 10 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, यह बजट देश विरोधी बजट है। और चरणजीत सिंह चन्नी, वही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जो पंजाब के कांग्रेस के, अगर वह सदन के भीतर खड़े होकर यह याद दिलाते हैं कि असल इमरजेंसी क्या है, तो उसमें नाराजगी की क्या बात है। आप उसे खारिज तो कर ही सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पर जो उनके सवाल हैं उसकी रेंज बहुत बड़ी है। वह किसानों का जिक्र करते हैं, वही किसान जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी ना आपको भरोसा है किसानों पर, ना किसानों को मोदी सरकार पर भरोसा है। और वह कहते हैं सदन के भीतर खड़े होकर कि जब आप इन किसानों को कहते हैं खालिस्तानी, तो किस तरह से अन्नदाता आप पर भरोसा करेगा। और वह इस लकीर को लंबा खींचते हैं, क्योंकि वह ले जाते हैं कि कैसे आप अपने खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को भी जेल में डालते हैं। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, ये भी इमरजेंसी है। धरना दे रही महिलाओं, पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया, इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, इमरजेंसी ये भी है। और एक बात जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सारे लोग बहुत बौखलाए हुए हैं सत्ता पक्ष के, कि किस तरह से धर्मेंद्र यादव ने सत्ता पक्ष से चुने गए एक सांसद, एक मंत्री को बेईमान कहा। बेईमान को अनपार्लियामेंट्री शब्द बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी वाले भूल गए कि पिछली लोकसभा में यहीं पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दूसरे सांसद को, दानिश अली को, बकायदा आतंकवादी कहा था, मुसलमान होने पर बुरा भला कहा था। वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था। बेईमान होना अनपार्लियामेंट्री हो गया है, यह भी मोदी जी के राज की माया ही कही जाएगी। और देखिए कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला जब ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी अपनी 6 ऐसी योजनाएं जो किसानों के हित के नाम पर लॉन्च की गई, उसका 3 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया, तो क्या यह सरकार या मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज की बात है? यह तो बताने की जरूरत है इस समय, और हर सांसद की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि सरकार की जो गड़बड़ियां हैं उन पर खुलकर बात हो, ताकि कोर्स करेक्शन हो सके। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि बजट का यह सत्र, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमतमाए हुए चेहरे के साथ कही थी कि मेरा गला घोटने की कोशिश हो रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, पूरा का पूरा जो क्रम चल रहा है, जो क्रोनोलॉजी है, किरण रिजिजू का यह कहना, उसी कड़ी को आगे बढ़ाना है। यानी विक्टिम कार्ड और विक्टिम कार्ड ही सबसे बड़ा कार्ड बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार का इस बजट सत्र से पार पाने का। बजट का विरोध चारों तरफ है, उस विरोध के ऊपर ठप्पा लग पाएगा कि नहीं विक्टिम कार्ड का, यह देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया।